साथियों, स्वागत है आप सबका प्रिंस आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बातचीत करना चाह रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधि के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा प्रकृति के सुरम्य वातावरण में गुरुकुल और आश्रमों में दी जाती थी। संस्कृत शिक्षा प्राचीन काल से प्रचलित है, अतः प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक संस्कृत शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रही है। संस्कृत शिक्षण किन किन विधियों प्राचीन काल में दिया जाता था, किन किन विधियों से प्राचीन काल में दिया जाता था, आधुनिक काल में यह शिक्षण कैसे चलता है, यह शिक्षण कैसा चलना चाहिए, इन प्रश्नों के समाधान के लिए संस्कृत शिक्षण की विधियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। साथियों, आपको मालूम है कि वर्तमान में संस्कृत शिक्षण विधियों को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। जैसे आपके सामने अगर हम ऐसा चार्ट लेकर चलें, जिसमें अगर बात करें तो एक साइड में आप लोग लिख सकते हो कौन सी विधियों के हिसाब से 3 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करते हैं। प्राथमिक जो है वो तो है परंपरागत। कौन सी है? परंपरागत विधियाँ। तो पहला आपको याद होना चाहिए कौन से भाग में डिवाइड करते हैं, परंपरागत में या प्राचीन में कह सकते हो। दूसरा है उसको बोलते हैं अपन नवीन, क्या बोलेंगे, नवीन विधि। और तीसरी जो है वो है नवीनतम। तीसरी क्या है? नवीनतम है। इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इस पर आगे अपन धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले देखिए, जो प्राथमिक शिक्षण विधियां हैं, उन प्राथमिक शिक्षण विधियों के में बात करें अपन तो मुख्य रूप से एक आती है पाठशाला विधि। कौन सी आती है? पाठशाला विधि। और दूसरी आती है व्याकरण अनुवादित विधि। तो पाठशाला विधि जो होती है उसके अलग अलग भाग हैं, जैसे मौखिक विधि है, पारायण विधि है, वाद विवाद विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, सूत्र विधि है, कथा कथन विधि है, कथानायक विधि है, भाषण विधि है, और व्याख्या विधि है, व्याकरण विधि है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है वो व्याकरण अनुवादित विधि है, जिसे अपन भंडारकर विधि भी कहते हैं। अपने लिए ये भंडारकर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड भाग मैंने आपको बताया नवीन विधि वाला, ये वो भाग है जो लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति 1835 में आई थी। 1835 लॉर्ड मेकाले जो है, इसकी शिक्षा विधि के जो बाद में प्रचलन चला वो विधियाँ नवीन विधियाँ कहलाती है। 1835 से पहले की जो थी वो प्राचीन है। इनमें कौन कौन सी आती है? जैसे पाठ्यपुस्तक विधि है, निर्बाध प्रत्यक्ष विधि है, हर्बर्ट की जो 5 पद की विधि है वो, व्याख्या विधि है, मूल्यांकन विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, वार्तालाप विधि है, समन्वय विधि है, संरचना विधि है। ये सब जो विधियां हैं वो कौन सी में आती है? नवीन में आती है। इसके बाद साथियों नवीनतम में क्या क्या आता है? फिर नवीनतम में तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो आजकल प्रचलन में एकदम लेटेस्ट जो शिक्षण विधियां हैं, जो वर्तमान के हिसाब से नवाचार जिनको अपन कह सकते हैं शिक्षण विधियों में, वो सब आते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण विधि है, आगम उपागम विधि है, और समस्या समाधान उपागम है, प्रयोजन कार्यक्रम है, दल शिक्षण है, ठीक है, पर्यवेक्षणात्मक विधि है, कंप्यूटर उपागम है, संप्रेषण उपागम है, अभिक्रमित अनुदेशन है, फिर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है, और जो ऑनलाइन वर्तमान में प्रचलन में है जिसको अपन नेट प्रायोजित विधि भी कह सकते हैं। ये सब विधियां जो हैं वो किस में आती है प्यारे साथियों? वो सब की सब नवीनतम में आती है। तो चलते हैं अपन आगे बात करते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। तो अपनी अगली बातचीत जो है वो देखिए किस बारे में है। ये संस्कृत शिक्षण विधियों की क्लास अपने आज से स्टार्ट हुई है। इसमें सबसे पहले अपन बातचीत करना चाहेंगे आज कौन सी विधि। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया परंपरागत शिक्षण विधि। परंपरागत में मैंने पहले बताया कि आप लोगों को ध्यान रखनी है कौन कौन सी है। प्रथम तो होती है वो होती है पाठशाला विधि। या मैंने सब कुछ आपको लिख कर दिया प्यारे साथियों, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस पर भी अपन बातचीत करेंगे वो अपने यहाँ लिखा हुआ आपके सामने कि प्राचीनतम विधि है सबसे पहले, उसके बाद नवीनतम विधि है, नवीन विधि, और फिर नवीनतम विधि है। नवीन विधि जिसको अर्वाचीन शिक्षण विधियों के नाम से भी अपन जान सकते हैं। फिर नवीनतम शिक्षण विधि जो है वो आपके सामने। अब परंपरागत में कौन कौन सी आती है, मैंने इनके बारे में बताया कि 1835 से पहले की जो शिक्षण विधि है वो परंपरागत में आती है। उसमें पहले आपके पास है पाठशाला विधि। कौन सी विधि है? पाठशाला। इस पाठशाला के बहुत सारे भाग हैं। भाग मैंने एक एक करके आपको पीछे बता दिया, आप लोग उनको नोट डाउन भी कर सकते हो और आगे फिर एक बार बातचीत करेंगे। पाठशाला विधि है जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। शिक्षण शिक्षण की क्या है? प्राचीनतम विधि है। और इसे पंडित प्रणाली या मौखिक विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पंडित प्रणाली। क्या कहते हैं इसे? पंडित प्रणाली। पंडित प्रणाली, या इसे क्या कहते हैं? मौखिक विधि कहते हैं। 17वीं शताब्दी तक पाठशालाओं, आश्रमों, गुरुकुलों, मठों, विद्यापीठों में यह शिक्षा प्रचलन में थी। लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति के विस्तार के साथ ही इस विधि की उपेक्षा की जाने लगी। यह विधि में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के बाद होता था। किसके बाद होता था? उपनयन संस्कार के बाद इस विधि को पढ़ाया जाना शुरू किया जाता था। उपनयन संस्कार आपको मालूम है, जब आश्रमों में बच्चे पढ़ने जाते थे तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वेद मंत्रों का उच्चारण बार बार होता था इस विधि में। इस विधि में श्रवण, मनन और निधि ध्यान की प्रक्रिया कंठस्थीकरण का विशिष्ट स्थान था। यानी जो भी चीज़ अपने को पढ़ाई जाती थी उनको कंठस्थ किया जाता था इस विधि में। समझ में आ गई होगी ये बात। तो अपने को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी विधि को गुरुपदीय या पंडित विधि या व्याकरण विधि या प्राचीन पद्धति कहते हैं। और इस विधि में संस्कृत शिक्षण के प्रारंभ में शब्द रूप, समास और शब्दकोश, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, संस्कृत शिक्षण के आरंभ में शब्द रूप, समास और शब्दकोश को कंठस्थ करना आवश्यक होता था। इस विधि में कंठस्थीकरण और स्मरण का महत्व अधिक होता था। ठीक है, इसका संपूर्ण शिक्षण जो है वो किस प्रकार का होता था? मौखिक प्रकार का होता था। ये आपको ध्यान होगा शायद, मेरे हिसाब से किस प्रकार का होता था? मौखिक प्रकार का होता था। अब उसके बाद मैंने लिखा पाठशाला विधि में निम्नलिखित विधियों को शामिल किया जाता था। जैसे पारायण विधि है आपके पास, अभी आगे बात करेंगे अपन पारायण विधि क्या होती है। फिर है कक्षा नायक विधि है। ठीक है, कौन सी विधि है? कक्षा नायक विधि है। तो अगले भाग में देखते हैं अपन कौन कौन सी विधियों के बारे में और आगे दिया है। फिर है मौखिक विधि, व्यक्तिगत शिक्षण जिसको अपन कहते हैं, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि, कक्षा कथन विधि और सूत्र विधि। तो उससे पहले मैं आपसे इन एक एक विधियों के बारे में और बातचीत करूँ, मैं इस पाठशाला विधि के कुछ गुण जो हैं उन पर भी आपसे बातचीत कर लेता हूँ। गुण और कुछ दोष हर विधि में होते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, और इस विधि में एक श्लोक है जो स्वीकार किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है पुस्तकस्था
तू या विद्या प्रहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यानी विद्या जैसा कोई धन नहीं है और इसमें हर चीज़ को क्या किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था। देखिए इस विधि के गुण क्या क्या हैं। पहला गुण आपके सामने, इस विधि में गुरु शिष्य संबंध दृढ़ और स्नेहपूर्ण होता था। ठीक है, इस विधि में छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती थी, मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में भी आपको दिया गया है यहाँ कि मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में भी क्या होता था, सशक्त होती थी, मौखिक अभिव्यक्ति ज़्यादा सशक्त होती थी। यह विधि भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सक्षम थी और ठीक है, इसके द्वारा अध्ययन किए हुए छात्र संस्कृत भाषा के शुद्ध और विस्तृत रूप को जानते थे। इस विधि के छात्रों के आत्मसंयम, मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता था। स्वाध्याय का अभ्यास होता था। सबसे बड़ा जो फायदा था इस विधि का वो तो यही था कि स्वाध्याय करने की प्रेरणा छात्रों में ज़्यादा होती थी। इस विधि में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को महत्व दिया जाता था। छात्रों के अनुशासन भावना का विकास होता था। अभ्यास और स्मरण शक्ति की अधिक प्रधानता थी। ये बात हो गई अपनी। और यह विधि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कृत जो साहित्य है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका देती थी। ठीक है, इन सब बातों के बारे में बात कर ली अपन ने कि भाई ये इस विधि के क्या हैं, गुण हैं। इन गुणों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा गुण जो है वो इस विधि का यही है कि इस विधि में बच्चों के कंठस्थीकरण और स्मरण शक्ति का क्या होता था, विकास होता था। फिर इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जी हाँ, है ना। यह विधि नीरस है क्योंकि व्याकरण प्रधान है और व्याकरण प्रधान अगर कोई विधि होगी तो वो आपको मालूम है जिसमें सूत्रों को याद करना होता है, फिर उनका प्रयोग करना होता है। तो ये क्या होती थी, ये विधि होती थी, उसको नीरस विधि भी कहते हैं। भाषा की अन्य विधि जैसे गद्य पद्य आदि की अपेक्षा होती है। यह विधि सामान्य मंद बुद्धि छात्रों के लिए अनुपयोगी, मंद बुद्धि जो छात्र हैं उनके लिए अनुपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है और याद करने के बाद अगर किसी चीज़ की सहायता अपने को लेनी पड़े तो आपको भी मालूम है कि वो कितनी कारगर होगी। ठीक है ना, आपको मालूम होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि वो इतनी ज़्यादा क्या नहीं हो पाएगी, कारगर नहीं हो पाएगी। अगर किन्हीं चीज़ों को याद करना पड़ेगा तो मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं उनको याद नहीं रख पाएंगे। ये शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित क्या होती है, ये विधि अध्यापक केंद्रित होती है। अब अध्यापक केंद्रित होगी तो आपको मालूम है अध्यापक अपने हिसाब से सभी चीज़ों को चलाएगा और अगर अध्यापक अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाता है तो फिर बच्चे उसमें क्या नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। चलो समझ में आ गई बात। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है, अतः छात्रों का सर्वांगीण विकास असफल होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए क्या नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। और अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है तो छात्र इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब इस विधि में अपने को ये मालूम होना चाहिए कि व्याकरण के ज्ञान के लिए भारतीय संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के लिए विधि उपयोगी है। जैसे भारतीय संस्कृति और उनका जो साहित्य है उस साहित्य के बारे में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये विधि बहुत कारगर है। अब अपन एक एक करके उन विधियों के बारे में बातचीत करते हैं जिसके बारे में अभी अपन कह रहे थे कि ये विधियां जो हैं वो इसमें शामिल की जाती है। जैसे प्यारे बच्चों, पहली विधि है पारायण विधि, जिसको अपन कहते हैं वेद से संबंधित विधि है पारायण विधि। पाणिनि के समय ये विधि ज़्यादा प्रचलन में थी। इस विधि के बारे में अपन बातचीत करते हैं। देखिए सबसे पहले पारायण विधि के बारे में अगर अपन बात करें तो एक एक करके सब बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। पहली विधि है पारायण विधि। पारायण विधि, पारायण विधि में क्या होता है कि मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, आप लोग खुद लिख सकते हो। मैं एक एक चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, बार बार आप समझते जाइएगा। यानी ये विधि जो थी वो आचार्य पाणिनि के समय से ही क्या थी, प्रचलन में थी। वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ करने को पारायण कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अपन वेद पारायण, रामायण पारायण, भागवत पारायण, इसका मतलब है उसका वाचन करना। नियमानुसार पारायण करने वाले छात्र को पारायणाइक कहा जाता था। पारायणाइक, ठीक है, यणिक, पारायणिक किसको कहा जाता था, जो उसका पारायण करता था उसको कहा जाता था। ठीक है, और पाठ की कठिनता व सरलता के आधार पर पारायण अनेक प्रकार के होते थे। जैसे कुछ 5 पद के अलग अलग तरीके से, किसी से 5 बार पारायण कराया जाता, किसी से 7 बार कराया जाता, किसी से 9 बार, किसी से 11 बार, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते थे। ठीक है, पाठ को 5 बार पढ़ा जाता था या 8 बार पढ़ा जाता था या 9 बार पढ़ा जाता था। उच्चारण के समय अशुद्धि के अनुसार छात्रों की परीक्षा होती थी। जैसे अशुद्धि ज़्यादा बार कर रहा है तो उसे ज़्यादा बार पारायण कराया जाता, कम अशुद्धि करता है तो कम बार कराया जाता था छात्रों को। इस विधि में केवल कंठस्थीकरण पर ही बल दिया जाता था। ये विधि भी ऐसी थी जिसमें क्या किया जाता था, छात्रों से उसको कंठस्थ करवाया जाता था। वर्तमान समय में इस विधि द्वारा किया गया शिक्षण छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए असफल है। वर्तमान में ये विधि इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान की रक्षा आगामी वंश की परंपरा के लिए होता था। जैसे एक से आगे अगली से अगली पीढ़ी में, पुराने ज़माने में जो अपने वेद हैं उन वेदों को इसी प्रकार याद रखा गया था। जैसे पहले ये लिखे नहीं गए थे, याद करवाए जाते थे और याद होने के कारण ये अगली से अगली पीढ़ी में से ट्रांसफर होते गए और बाद में इनको क्या किया गया था, लिपिबद्ध किया गया था। लेकिन आरंभ में वेद जो थे वो लिपिबद्ध नहीं थे। ठीक इसी प्रकार भी ये विधि जो है वो इस बात पर ध्यान देती है कि जो अर्जित ज्ञान है वो अगली से अगली पीढ़ी में क्या होता रहे, ट्रांसफर होता रहे। इसके बाद जो 2 नंबर विधि है इसी की, वो कौन सी है, देखो अपने को ध्यान करना है कि कौन सी विधि है जो इसके बाद 2 नंबर पर आती है और वो भी इसी का भाग है, यानी परंपरागत शिक्षण विधि का भाग है। उसको कहते हैं अपन, जैसे अपन पहले ले लेते हैं 2 नंबर पर वाद विवाद विधि को ले लेते हैं। 2 नंबर कौन सी विधि को लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं अपन वाद विवाद विधि। ठीक है, वाद विवाद, एक एक करके इन पर बातचीत करेंगे। पहले अपन वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में क्या होता है, पाठशाला विधि में वाद विवाद विधि का भी प्रयोग होता था। कंठस्थीकरण के साथ ज्ञान पर भी पर्याप्त बल दिया जाता था। जैसे आपस में एक यहाँ और एक यहाँ 2 व्यक्ति बैठते, आपस में जो विद्या अध्ययन किया है या जो श्लोक याद किए हैं उस संस्कृत भाषा में एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, आपस में चर्चा करते थे, संभाषण करते थे। वो इनके लिए पाणिनि जो थे, पाणिनि ने भाषण, व्याख्या, सम्यक ज्ञान और प्रदर्शन, विमति, विप्रलाप आदि ऐसे शब्दों का पाणिनि ने इसके लिए प्रयोग किया है।
ठीक है। तो शास्त्रों का जो आपस में संवाद होता था, जैसे आपको याद होगा, जैसे गार्गी और मैत्री का संवाद है, किसका है, गार्गी और मैत्री का संवाद, वो गार्गी मैत्री का जो संवाद है वो इसी विधि पर आधारित है, यानी वाद विवाद विधि पर आधारित है। जैसे यम यमी का संवाद है, किसका है, यम और यमी का संवाद है, ये सब संवाद किस विधि पर आधारित है, वाद विवाद विधि पर आधारित है। तो चलिए साथियों, एक अपन विधि और लेते हैं आज की इस क्लास में, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। अपने को ध्यान करना है कि तीसरी विधि जो है पाठशाला विधि का तीसरा रूप, वो कौन सा है, वो है अपने पास 3 नंबर। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। अब ये प्रश्नोत्तर विधि के बारे में तो सबको जानकारी होगी। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि में क्या करते हैं अपन कि एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात। क्या था, सुकरात। उन सुकरात की देन है कौन सी विधि, ये जो विधि अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। वैदिक काल में ओंकार शब्द के उच्चारण के बाद पाठ का आरंभ होता था, जैसे ओम ऐसे ध्वनि निकाली जाती और उसके बाद पाठ का क्या होता था, आरंभ। शिक्षक के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। जैसे शिक्षक प्रश्न करता है और छात्र उसका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। ये विधि जो है वो कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, शिक्षक के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण करवाया जाता था। इस विधि में छात्र संकेत के आधार पर उचित उत्तर खोजता था। वैदिक शिक्षा में प्रश्नों का गौरव स्वीकृत था। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फायदा प्रश्नोत्तर विधि में ये होता था साथियों कि टीचर जब सवाल पूछता था तो सभी छात्र क्या रहते थे, सक्रिय रहते थे। आपको भी मालूम है, टीचर जब क्लास में एक सवाल एक बच्चे से पूछता है और उनको आगे वाले बच्चों को मालूम होता है कि शिक्षक हम सबसे सवाल पूछेगा, तो बच्चे सक्रिय रहते हैं और जो पहले वाले से क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं आता है तो भी वो पड़ोसी से उसका हल खोज लेते हैं। और कई बार ऐसा आपने बच्चों में देखा भी होगा कि पहले वाले बच्चे को नहीं आया, वही सवाल जब अगले वाले बच्चे से पूछा जाता है तो अगला बच्चा इधर उधर से उस सवाल को हल भी कर लेता है पूछकर। तो ऐसे सक्रियता का उदाहरण इस विधि में प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों की चिंतन, तर्क और निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि में चिंतन का विकास तो होता ही है, क्योंकि जो बच्चा घर पे 2 घंटे 3 घंटे में याद नहीं कर पाया वो चीज़ वो कुछ ही सेकंडों में याद कर लेता है। ठीक है, उसकी तर्क शक्ति या निरीक्षण करने की शक्ति कह दो या यादाश्त है वो ज़्यादा बढ़ती है इस प्रकार की विधियों से। तो चलिए प्यारे साथियों, आज अपने 3 विधियों के बारे में या 4 विधियों के बारे में बातचीत की है। पहली विधि जो थी वो अपने पास थी पाठशाला विधि। पाठशाला विधि में मैंने आपको मौखिक विधि, पारायण विधि बता दिया, उसके बाद वाद विवाद विधि बता दिया। यानी सबसे पहले आपको याद करनी है पाठशाला विधि। पाठशाला विधि के बाद उसके भाग कौन कौन से हैं, पहला मौखिक या जिसको पारायण अपन कहते हैं, पारायण विधि याद करनी है। फिर उसके बाद वाद विवाद विधि याद करनी है। उसके बाद आप लोगों को प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दी वो आपको बता दी। इन इतनी विधियों को आज अपने को ध्यान में रखना है। अगले क्लास में फिर अपन सूत्र विधि, कथा कथन विधि है, कथानायक विधि है, भाषा विधि है, व्याख्या विधि है, व्याकरण